नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी ब्लेंडर की तीसरी क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे जो ब्लेंडर के मॉडिफायर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा, ऑब्जेक्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम एडिट मोड में ले जाकर चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करने का बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये पावरफुल होने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी है। डिस्ट्रक्टिव कैसे, वो हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्यूब है हमारे पास, अगर इसके हमें जो एजेस हैं वो बेवल करने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में ले जाने के लिए, 2 प्रेस करेंगे इसको एज सिलेक्शन मोड में ले जाने के लिए, A प्रेस करके सारे एजेस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल B प्रेस करके हम बेवल करेंगे, ड्रैग करके हम बेवल की विड्थ चेंज कर सकते हैं, स्क्रॉल अप डाउन करके हम इसके जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। और जब तक हमारे पास ये जो रीडू पैनल है जो लेफ्ट कॉर्नर में आता है नीचे, तब तक हम इसकी जो विड्थ है और जो सेगमेंट्स हैं और इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ऑपरेशंस और लगा देते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट लगा देते हैं एक और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, और अगर इस वक्त हमें ये जो बेवल है अगर इसे चेंज करना हो तो हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस हम इसके जो एजेस हैं या वर्टिसेस हैं उन्हें हम एक एक करके मैनुअली मर्ज करें और उन्हें एग्जैक्टली वहीं प्लेस करें जहाँ पे वो पहले थे, जिसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा और जो कि प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट रहेगा। जो हमारा जो एडिटिंग का जो प्रोसेस है, इसे थोड़ा नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। और मॉडिफायर्स यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा मॉडिफायर टैब में, जो कि ये आप राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का जो रेंच है ये है मॉडिफायर टैब। इसे समझने के लिए मैं जो ये क्यूब है इसे डिलीट कर देता हूँ और एक नया क्यूब यहाँ पे ले आते हैं। अब इस क्यूब पे हम मॉडिफायर्स लगाएंगे। मॉडिफायर्स लगाने के लिए हम जाएंगे इस ब्लू कलर के रेंच पे जो कि मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। हम यहाँ पे आके यहाँ पे जो ऐड मॉडिफायर इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर्स की एक लिस्ट आ गई है। पर इस क्लास में हम ये सारे मॉडिफायर्स कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कुछ बेसिक मॉडिफायर्स पे ही बात करेंगे और जो मॉडिफायर्स लगाने का जो तरीका है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम बेवल लगा रहे थे तो हम सबसे पहले यहाँ पे बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। बेवल मॉडिफायर पे मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि इसकी जो एजेस हैं वो बेवल हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इसका बेवल का जो अमाउंट है वो चेंज कर सकते हैं और वैसे ही हम यहाँ पे इसके जो बेवल के सेगमेंट्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफायर्स यूज़ करने का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जो हमारी ओरिजिनल मैश है वो हमारे पास एज इट इज़ यानी कि इंटैक्ट रहती है। और जैसे जैसे हम ओरिजिनल मैश को एडिट करते हैं, जो हमारा मॉडिफायर है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता रहता है। अब जैसे हमारे पास ये क्यूब है, मैं टैब प्रेस करके इसे एडिट मोड में लेके जाऊँगा। जैसे ही मैंने एडिट मोड में आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 अलग अलग मैश दिख रही हैं। एक मैश है जो कि ट्रांसपेरेंट सी है, वो हमारी ओरिजिनल मैश है, और एक आपको ये जो सॉलिड मैश दिख रही है ये वो रिजल्ट है जो इस मॉडिफायर लगने के बाद में हमें शो होगा। हम जो मॉडिफायर की विजिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप ये पहला आइकन देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो मॉडिफायर की जो विजिबिलिटी है वो एडिट मोड में ऑफ हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारी जो ओरिजिनल मैश है वो हमें शो हो रही है, और जैसे ही हम एडिट मोड से बाहर जाएंगे हमें मॉडिफायर लगने के बाद की जो मैश है वो शो होगी। और जो सेकंड आइकन है यानी कि हमारा जो रियल टाइम आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो ओवरऑल विजिबिलिटी है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि ना ही ये एडिट मोड में शो होगा और ना ही ऑब्जेक्ट मोड में शो होगा। पर फिलहाल के लिए हम इन दोनों की विजिबिलिटीज़ को ऑन कर लेते हैं और चलते हैं हम एडिट मोड में। अब हम देखते हैं कि जैसे ही मैं इस शेप को किसी तरह से भी एडिट करूँगा तो जो हमारा मॉडिफायर है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। मैं ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मूव करते हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है, चाहे हम इसे स्केल कर लें या फिर रोटेट करके देख लें। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं, अगर मैं इसमें और मैश ऐड भी करूँगा तो भी ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक लूप ऐड कर लेता हूँ और ये जो ऊपर वाला जो फेस है इसे सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये बेवल मॉडिफायर है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है, और हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी फिर से चेंज कर सकते हैं। मॉडिफायर्स को हम और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मैश के कौन से हिस्से पे अप्लाई हो और कौन से पे नहीं। फिलहाल हम ये जो है बेवल मॉडिफायर में देख लेते हैं। उसके लिए मैं वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ एक बार। जो बेवल में ये कंट्रोल है वो यहाँ पे लिमिट मेथड से डिफाइन होता है। हमारा जो ये बेवल मॉडिफायर है इसमें जो कंट्रोल है वो डिफाइन होता है यहाँ से।
लिमिट मेथड से। लिमिट मेथड में अभी एंगल सेलेक्ट है, पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है। हमारा जो ये पहला ऑप्शन है वो है नन, और नन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी मैश में जितनी भी एजेस थी उन सब पे बेवल लग गया है। इसका मतलब ये है कि जो बेवल मॉडिफायर है उसको किसी तरह से भी लिमिट नहीं किया गया, जितनी भी एजेस होंगी उन पे सब पे बेवल लग जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एंगल, जिसमें हमें एंगल डिफाइन करना होगा। अभी इस मेथड में 30 डिग्री एंगल सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो फेसेस में जब भी 30 डिग्री से ऊपर का एंगल बनेगा तो हमारा ये बेवल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी हम इन दो फेसेस के बीच का एंगल 30 डिग्री से लेस करके देखते हैं। मैं इसको, ये जो फेस है इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे नीचे की तरफ और एक्स डायरेक्शन में मूव करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री से ब्लो गया, यानी कि 29 डिग्री 28 डिग्री पे होगा, तो ये बेवल जो है वो रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही ये वापस 30 डिग्री या 30 डिग्री से अबव एंगल बनाएगा तो ये जो बेवल है वो अप्लाई हो जाएगा। और जो हमारी जो एंगल की लिमिट है उसे हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है वेट। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वेट सेलेक्ट किया, जो हमारा बेवल है वो सभी से रिमूव हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने किसी भी एज को वेट डिफाइन नहीं किया है। वेट डिफाइन करने के लिए हम पहले एज मोड में जाएंगे और जिस एजेस पे हमने वेट लगाना है हम वो एजेस सेलेक्ट करेंगे। एजेस सेलेक्ट करने के बाद में हम साइड बार पैनल जो है वो ओपन करेंगे। उसके लिए आप ये जो अपर राइट कॉर्नर में जो छोटा एरो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, हम इसे कीबोर्ड पे एन प्रेस करके भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और फिर हम जाएंगे आइटम टैब पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये है मीन बेवल वेट। हम जैसे ही इसे इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो बेवल है वो अप्लाई हो गया। तो ये हमारा था वेट वाला लिमिट मेथड। इसके बाद में हमारे पास आता है वर्टेक्स ग्रुप। जैसे ही मैंने वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट किया, इसने सभी एजेस को फिर से बेवल कर दिया, क्योंकि अभी हमने कोई भी वर्टेक्स ग्रुप डिफाइन नहीं किया हुआ। वर्टेक्स ग्रुप डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस जिस एज पे हमने बेवल लगाना है उससे रिलेटेड जो वर्टिसेस हैं उन्हें सभी को सिलेक्ट करेंगे। वर्टिसेस सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे इस ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स ग्रुप है इस पे यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक ग्रुप बना सकें। और इस ग्रुप को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके हम इसे नाम दे देते हैं बेवल। ये जो वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे अब इस पर असाइन पर। अब ये जो ग्रुप है बेवल का ये इन वर्टिसेस पे असाइन हो गया है। और अब हम चलते हैं अपने वापस से मॉडिफायर पैनल में, और यहाँ पे हम ये जो वर्टेक्स ग्रुप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बेवल। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने वो ग्रुप डिफाइन किया तो हमारा जो बेवल है वो सिर्फ उतनी जगह पे लिमिटेड हो गया। तो ये थे हमारे बेवल मॉडिफायर के लिमिट मेथड्स। अब हम देखेंगे कि हम मॉडिफायर की हेल्प से मैश को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐड मॉडिफायर पर जाएंगे। जनरेट पैनल के नीचे जो सबसे पहला मॉडिफायर है एरे मॉडिफायर, इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट हो गई। जो डुप्लीकेट के काउंट हैं वो हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इनके काउंट्स बढ़ाऊँगा तो इसकी जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, और जैसे मैं इन्हें कम करूँगा तो ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कम हो जाएंगी। इन मैश के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम रिलेटिव ऑफसेट सेलेक्टेड है, और जो एक्स डायरेक्शन में एडजस्ट करने के लिए हम एक्स वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे, वाई के लिए वाई वैल्यूज़ एडजस्ट करेंगे, और जी के लिए हम जी वैल्यूज़ एडजस्ट करेंगे। जो बीच की स्पेसिंग है उन्हें एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं: रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट या ऑब्जेक्ट ऑफसेट। जो रिलेटिव ऑफसेट है वो मैश के जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बीच का जो स्पेसिंग है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है। और जो कांस्टेंट ऑफसेट है वो कॉपीज़ के जो ओरिजिन है उनके जो बीच का डिस्टेंस है उन पर डिपेंड करता है, और इसे भी हम रिलेटिव ऑफसेट की तरह एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफसेट। ऑब्जेक्ट ऑफसेट में हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बीच की कॉपीज़ और उनकी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। इस एग्जांपल में मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसकी मैश की वैल्यू नहीं होती है, ये 3D स्पेस में एक पॉइंट है, यानी कि इसकी सिर्फ लोकेशन, रोटेशन और स्केल वैल्यूज़ होती हैं। तो चलिए अब हम अपना स्फीयर सेलेक्ट कर लेते हैं
और जो स्फीयर है उसके जो ऑब्जेक्ट ऑफसेट में यहाँ पे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से हम 3D स्पेस में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस आउटलाइनर में क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को वापस से सिलेक्ट करते हैं और एक्सरे मोड में चलते हैं। अब जैसे ही मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा वो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही हैं। और सिर्फ पोजीशन ही नहीं, हम इसकी रोटेशन और स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर अब मैं अपनी इस ओरिजिनल कॉपी में कुछ भी एडिट करता हूँ, जैसे कि मैं ये फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाकी की कॉपीज़ हैं उसमें भी ये एडिट्स हो रहे हैं। अब अगला मॉडिफायर जो हम समझेंगे वो है सब डिविजन मॉडिफायर। उसके लिए मैं ये जो सारे मैशेज हैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड पे ए प्रेस किया और डिलीट। सब डिविजन मॉडिफायर को अच्छे से समझने के लिए मैं मंकी हेड क्रिएट करूँगा। उसके लिए शिफ्ट ए, मैश और फिर मंकी। और अब हम चलते हैं अपने मॉडिफायर टैब में। हम क्लिक करेंगे ऐड मॉडिफायर और सब डिविजन सरफेस। इस मॉडिफायर को समझने के लिए हमारा जो वायर फ्रेम है उसे हम ऑन करेंगे। मैंने ऑन किया हुआ है ऑलरेडी। और जो यहाँ पे ऑप्टिमल डिस्प्ले है ये भी चेक है, इसे हम अनचेक कर देंगे। अगर अब हम इस मॉडिफायर की जो विजिबिलिटी है उसे ऑन ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैश है वो सब डिवाइड होकर स्मूथ हो रही है। वो स्मूथ इसलिए हो रही है क्योंकि जो अभी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है वो है ये कैटमल क्लॉक। अगर हम इसे सिंपल पे क्लिक करेंगे तो ये सब डिवाइड तो होगी पर लेकिन स्मूथ नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं जो इसका ये सिंपल ऑप्शन है ये हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम फिलहाल कैटमल क्लॉक ऑप्शन पे वापस चलते हैं और देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के सब डिवीजन लेवल हैं, एक व्यू पोर्ट सब डिवीजन लेवल है और एक रेंडर का सब डिवीजन लेवल है। जो हमारे सब डिवीजन लेवल्स हैं वो हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ, हमारे जो लेवल ऑफ सब डिविजन हैं वो चेंज हो रहे हैं। हम ज़्यादातर ये जो लेवल्स हैं इन्हें 1 से 3 के बीच में रखते हैं और मैश पे राइट क्लिक करके हम इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने 5 ही किया है और हमारी जो मैश है वो कितनी ज़्यादा हैवी हो गई है। ज़्यादा मैश हैवी होने की वजह से जो हमारा सिस्टम है उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के अलग अलग लेवल्स हैं, एक हमारे पास व्यू पोर्ट है और एक हमारे पास रेंडर के लेवल्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो ये व्यू पोर्ट इस टाइम हमें जो शो हो रहा है हम उसे अलग कंट्रोल कर सकते हैं और रेंडर के टाइम पे हमारी मैश कितनी बार सब डिवाइड होके रेंडर हो उसे हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर। अब हम चलते हैं अपने अगले मॉडिफायर पे जो कि है मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर लगाने से पहले जो हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर है इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे वापस राइट क्लिक करके शेड फ्लैट कर देते हैं और फ्रंट व्यू में चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मंकी हेड है उसकी जो राइट साइड है वो एग्जैक्टली मिरर कॉपी है लेफ्ट साइड की। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई एक साइड पे चेंज करें और वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे भी चेंज हो जाए और हमें वो मैनुअली ना करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एडिट मोड में जाएंगे और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमेट्री का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है तो हम एक्स डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे भी चेंज हो रहे हैं। पर ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी लिमिटेड है। ये बेसिकली कंपोनेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ पे काम करता है, यानी कि मूव, रोटेशन या स्केलिंग पे। अगर मैं इस फेस को एक्सट्रूड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिरर नहीं हो रहा है क्योंकि ये नई ज्योमेट्री बना रहा है और ये जो ऑप्शन है वो ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता है। इस चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर को समझने के लिए हमारा जो हाफ मॉडल है उसे हम डिलीट कर देते हैं और हम चलेंगे फ्रंट व्यू में और एक्सरे मोड एक्टिवेट करते हैं और जो आधा मॉडल है उसे हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करने के बाद में हम मॉडिफायर पैनल में ऐड मॉडिफायर और यहाँ पे ये जो मिरर मॉडिफायर है इसे अप्लाई कर देंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मिरर मॉडिफायर लगाया जो हमारी मैश है वो एक्स डायरेक्शन में मिरर हुई है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो मिरर मॉडिफायर है उसमें एक्स एक्सिस सिलेक्टेड है। ऐसे ही हम वाई एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में मिरर करने के लिए और जी एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं हम जी डायरेक्शन में मिरर करने के लिए। पर फिलहाल के लिए हमें एक्स डायरेक्शन चाहिए तो हम एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और अब हम इसमें कोई एडिट करेंगे तो वो दूसरी तरफ भी रेप्लिकेट होगा, इवन एक्सट्रूड भी। ओके, जो इस मॉडिफायर में एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो ये मॉडिफायर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पे काम करता है। अगर अभी हम
ए प्रेस करके सारी मैश सेलेक्ट करें और इसे एक्स डायरेक्शन में मूव करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये मंकी हेड है वो दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो गया है, क्योंकि अभी जो ये मैश है वो चेंज हो रही है, ना कि ओरिजिन चेंज हो रहा है। जिसका ये बिहेवियर है वो हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे ये मिरर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम इस आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। और अब जब मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है। इस मॉडिफायर की जो अगली ऑप्शन है उसे समझने के लिए हम इसकी एक बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चलते हैं और उसके लिए हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे। ओके, तो हमारी जो ये सारी सेटिंग्स है वो वापस से डिफ़ॉल्ट पे आ गई हैं। और जो इसकी अगली ऑप्शन है वो है क्लिपिंग। कई बार क्या होता है कि हम एडिट करते हुए कई बार मैश को इस तरह से या तो ओवरलैप कर लेते हैं या उनमें इस तरह से हम गैप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ ना हो हमारे साथ, इसलिए हम ये जो क्लिपिंग का ऑप्शन है इसे हम इनेबल कर लेते हैं। और जैसे हम इस वर्टिस को पास में लाएंगे तो ये जो मैश है वो आपस में स्नैप हो गई है। अब ना ही ये ओवरलैप होगी और ना ही गैप क्रिएट करेगी, पर हाँ ये बाकी की जो डायरेक्शंस हैं उनमें मूव जरूर होगी, पर ये ना ही तो ओवरलैप करेगी और ना ही गैप क्रिएट करेगी। इसमें भी कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ वर्टिसेस को आपस में स्नैप कर लेते हैं और फिर वो रिमूव नहीं होते हैं। और इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इस क्लिपिंग को ऑफ करेंगे और इसे अपनी पोजीशन पे प्लेस करेंगे और फिर से हम क्लिपिंग को ऑन कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले मॉडिफायर पे जो कि रहेगा बूलियन मॉडिफायर। जो बूलियन मॉडिफायर है इसमें दो मैश यूज़ होती हैं और इस मॉडिफायर की हेल्प से हम या तो मैशेस को कट करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। मैं एक और मैश क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। हमने एक यूवी स्फीयर ले लिया और इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ और क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, ऐड मॉडिफायर और यहाँ पे बूलियन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। हम यहाँ पे आई ड्रॉपर जो टूल है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D स्पेस में इस स्फीयर पे क्लिक करेंगे। अभी हमने नोटिस किया होगा कि हमारी जो ये येलो लाइन है ये थोड़ी चेंज हो गई है, पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो भी आपको विजिबल नहीं होगा। उसके लिए हमें ये स्फीयर सेलेक्ट करना होगा और जो स्फीयर की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जाएंगे और फिर जाएंगे हम व्यू पोर्ट डिस्प्ले में और यहाँ पे जो डिस्प्ले एज है यहाँ पे टेक्सचर्ड है, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे बाउंड्स। जो हमारा स्फीयर है वो एज ए बाउंडिंग बॉक्स शो हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट है बूलियन का वो हमें अच्छे से शो हो रहा है। और अगर अब जो हमारा स्फीयर सिलेक्टेड है अगर मैं इसे मूव करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्फीयर की जो शेप थी वो हमारे क्यूब में से कट हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा बूलियन मॉडिफायर है उसमें हमारे पास बूलियन करने के और कौन कौन से ऑप्शन हैं। हम फिर से क्यूब सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने क्यूब पे बूलियन मॉडिफायर लगाया था। मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस। अभी हमारा डिफरेंस ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसीलिए जो हमारा स्फीयर है वो हमारे क्यूब में से माइनस हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा यूनियन ऑप्शन है वो क्या करता है। जैसे ही मैंने यूनियन ऑप्शन सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्फीयर है वो वापस विजिबल हो गया है, पर ये जो मैश है वो एक सिंगल मैश है, यानी कि जो हमारा स्फीयर है वो क्यूब के साथ कंबाइंड है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंटरसेक्ट ऑप्शन है इससे क्या होता है। जैसे ही मैंने इंटरसेक्ट सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्यूब की मैश है और जो स्फीयर की मैश है वो दोनों गायब हो गई हैं और सिर्फ उतना ही पार्ट विजिबल हो रहा है जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी कि जितना पार्ट उनमें कॉमन था। जो हमारा ये बूलियन मॉडिफायर है इसे हम एक शॉर्टकट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे वो शॉर्टकट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं। उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एड ऑन को एक्टिवेट करना होगा जो ब्लेंडर के साथ डिफ़ॉल्ट आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और जहाँ पे ये एड ऑन लिखा है इस टैब पे क्लिक करेंगे और ये जो सर्च बार है इसमें हम टाइप करेंगे BOOL। हमारे पास ये ऑप्शन आया है बूल टूल। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बूल टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसे हम बंद कर देते हैं और ये काम कैसे करेगा, हम उसके लिए एक बार ये मॉडिफायर जो है इसे डिलीट कर देते हैं और जो स्फीयर की विजिबिलिटी है उसे वापस से टेक्सचर कर देते हैं। और अब वापस से हम अपनी मॉडिफायर टैब में चलते हैं। हमारा जो स्फीयर है वो सिलेक्टेड है। हम शिफ्ट होल्ड करके क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्यूब है उसकी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी लाइट है, यानी कि वो भी एक्टिव ऑब्जेक्ट है। और आप मॉडिफाई पैनल में देख सकते हैं कि हमने अभी कोई मॉडिफायर नहीं लगाया। और जैसे ही मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करके नम पैड पे माइनस प्रेस करूंगा जो हमारा स्फीयर है वो ऑटोमेटिकली क्यूब में से सब्ट्रैक्ट हो गया है। और अगर आप मॉडिफाई पैनल में ध्यान दें जो ये बूलियन मॉडिफायर है वो अपने आप लग गया है और इस शॉर्टकट ने जो स्फीयर की विजिबिलिटी है
अपने आप बाउंड्स पे स्विच कर दिए। तो ये थोड़ा हमारे वर्क फ्लो को फास्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी शॉर्टकट से अगर हमें बाकी के जो यूनियन और इंटरसेक्ट यूज़ करने हो वो कैसे करेंगे, हम Ctrl+Z करते हैं और यूनियन करने के लिए हम कंट्रोल होल्ड करेंगे और नम पैड पे प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो बूलियन मॉडिफायर में जो यूनियन ऑप्शन है वो सिलेक्ट रहेगा। और इंटरसेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड पे फिर से कंट्रोल होल्ड करेंगे और नम पैड पे जो स्टार बटन है यानी कि जो मल्टीप्लाई का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बूलियन मॉडिफायर है, जो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली लग गया है। और ऐसे ही जो हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर है उसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है, पर उसके लिए हमें कोई एड ऑन एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में एक्टिव होता है। उसके लिए हम Ctrl+Z करते हैं और जो हमारा जो स्फीयर है उसे डिलीट कर देते हैं और हमारा जो क्यूब है उसे सिलेक्ट करते हैं। पर इस शॉर्टकट में हम नम पैड वाली न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो कीबोर्ड के ऊपर वाली साइड जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं उन्हें यूज़ करेंगे। हमारा क्यूब सिलेक्टेड है, मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और 2 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सब डिवीजन मॉडिफायर लग गया है और इसका जो लेवल है वो है 2। और अगर ऐसे ही मैं कंट्रोल होल्ड करके 3 प्रेस करूँगा तो लेवल 3 हो जाएगा और अगर 1 प्रेस करूँगा तो लेवल 1 हो जाएगा। और डीएक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल होल्ड करके 0 प्रेस करेंगे तो इसका जो लेवल है वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा मॉडिफायर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही मॉडिफायर डिस्कस करेंगे। पर अभी तक हम सिंगल मॉडिफायर यूज़ कर रहे थे। अगर हमें मल्टीपल मॉडिफायर्स एक ही मैच पे यूज़ करने हो तो हमें एक बात का ध्यान देना होगा और वो है मॉडिफायर का स्टैकिंग ऑर्डर। यानी कि हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होगा कि पहले कौन सा मॉडिफायर लगेगा और उसके बाद कौन सा मॉडिफायर लगेगा। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं जो सब डिवीजन मॉडिफायर है इसे हटा देता हूँ यहाँ पे और इस क्यूब को एक बार डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं और इसे थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ओके, जो हमारा नीचे वाला जो क्यूब है इस पे हम लगाएंगे बूलियन मॉडिफायर। पर वर्क फ्लो को हम क्विक एंड ईजी करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट। तो हम पहले छोटे वाला जो क्यूब है इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और करेंगे Ctrl-। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बूलियन मॉडिफायर है वो लग गया है डिफरेंस ऑपरेशन के साथ। और अब हम लगाएंगे बेवल मॉडिफायर और इसके जो सेगमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा। हम स्टैकिंग ऑर्डर को थोड़ा इस तरह से समझेंगे। हमने ये जो हमारा पहला जो मॉडिफायर है इसे हमने ये 2 क्यूब एज अ इनपुट दिए, इन दोनों को प्रोसेस किया इस मॉडिफायर ने और जो आउटपुट आया वो इसने सेकंड मॉडिफायर में एज अ इनपुट दिया और फिर इसने इन्हें प्रोसेस किया और हमें ये एंड रिजल्ट शो हो रहा है। और अगर मैं इन मॉडिफायर का जो स्टैकिंग ऑर्डर है यानी कि इस बेवल मॉडिफायर को ऊपर की तरफ ले जाऊँ या फिर इस बूलियन मॉडिफायर को नीचे की तरफ ले आऊँ तो जो हमारा एंड रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर हम लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे और ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो इसका स्टैकिंग ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे तो ये जो मॉडिफायर है वो अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो चेंज हो गया। अब हमारा जो बेवल मॉडिफायर है वो पहले लग रहा है और उसके बाद में हमारा बूलियन मॉडिफायर लग रहा है। ये जो हमारे मॉडिफायर्स हैं इन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे क्रॉस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफायर डिलीट हो जाएगा और इन्हें हम परमानेंटली अप्लाई भी कर सकते हैं। और परमानेंट अप्लाई करने के लिए हम इस छोटे एरो पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो मॉडिफायर है वो यहाँ से हट गया है और वो परमानेंटली इसमें लग गया है। मॉडिफायर को अप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है और वो है Ctrl+A। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा माउस का कर्सर है हम उस मॉडिफायर पे लेके जाएंगे जिसे हमें अप्लाई करना है और कीबोर्ड पे Ctrl+A प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा बूलियन मॉडिफायर था वो यहाँ से डिलीट हो गया और वो इस मैच में अप्लाई हो गया। अब हम इस क्यूब को कहीं पे भी प्लेस कर लें या इसे डिलीट कर दें, बट इस क्यूब का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हमारा मॉडिफायर है वो इसमें अप्लाई हो गया। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक मॉडिफायर्स और उन्हें यूज़ करने के तरीके। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और जो हमने इस वीडियो में सीखा उसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। हमारी इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए हम एक छोटा सा रोबोट कैरेक्टर बनाएंगे। उसके लिए मैं ये जो क्यूब है इसे छोड़कर जो बाकी के जो आइटम है हमारी लाइट और कैमरा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इस क्यूब को Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और इस क्यूब की हेल्प से हम इस रोबोट का जो फेस है वो बनाएंगे। अब हम इस क्यूब को एडिट मोड में ले जाते हैं और इसे X डायरेक्शन में थोड़ा स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के बाद में हम एज मोड में जाएंगे और जो ये 4 एजेस हैं
इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और इनका जो बेवल वेट है वो 1 कर देंगे। बेवल वेट 1 करने के लिए मैं कीबोर्ड पे N प्रेस करूँगा तो आपके पास जो साइड पैनल है ये आ जाएगा और इसमें जो आइटम टैब है इसे सेलेक्ट करेंगे और जो ये मीन बेवल वेट है इसे 1 कर देंगे। और अब हम जाएंगे मॉडिफाई पैनल में और ऐड मॉडिफाई में जाके हम बेवल सेलेक्ट कर देंगे। बेवल ऐड करने के बाद में हम जो इसका लिमिट मेथड है इसे एंगल से वेट पे ले जाएंगे और जब ये वेट पे आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जिन एजेस का हमने वेट 1 किया था ये जो बेवल मॉडिफायर है ये सिर्फ उन एजेस पे अप्लाई हुआ है। और जो ये बेवल की अमाउंट है इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जो ये सेगमेंट्स है इन्हें हम हाई रखेंगे और इस केस में हम इसे 20 कर देते हैं। अब हम इसी क्यूब को एक बार डुप्लीकेट करेंगे और स्केल डाउन कर लेंगे। और इसे वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं। हमारा जो ये छोटा क्यूब है इसे हम शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और माउस पे राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी जो मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाए। और आउटलाइनर में हम इसकी जो विजिबिलिटी है इसे एक बार ऑफ कर देते हैं। अब हम हमारा जो क्यूब 001 है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये छोटा क्यूब है, और शिफ्ट होल्ड करके हमारा जो बड़ा क्यूब है पीछे वाला इसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल माइनस कर देंगे। और इस शॉर्टकट से हमने जो ये बड़े वाला क्यूब है हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट इस पर हमने बूलियन लगाया है और बूलियन में हमने छोटे वाला क्यूब जो कि क्यूब.001 था वो सिलेक्टेड है। आगे बढ़ने से पहले हम जो व्यू पोर्ट की जो शेडिंग है उसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें चलेंगे और जो मैट कैप है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और जो ये कैविटी है इसे भी ऑन कर लेते हैं। अब हम इस बड़े वाले क्यूब पे एक और बेवल लगाएंगे ताकि जो हमारी ये वाली एजेस हैं ये भी थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए। तो हम बेवल मॉडिफायर सेलेक्ट करेंगे, हम इसकी जो अमाउंट है हम उसे इतना ही रहने देते हैं और जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं उन्हें हम 10 कर लेते हैं। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी लाइन आ रही है। हम इस तरह की चीज़ों को आर्टिफैक्ट कहते हैं और हमारे इस केस में इस लाइन को यानी कि इस आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए हमें जिस बेवल के जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं इन्हें चेंज करना होगा। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ सेगमेंट्स 20 हैं, हम इसे एक डिक्रीज़ करेंगे और ये 19 कर देंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पे 19 किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी वो लाइन थी वो रिमूव हो गई है। हमने जो पहले क्यूब हाइड किया था उसे अनहाइड कर लेते हैं और अब हम इस पर एक बेवल लगा देते हैं और जो इसके सेगमेंट्स हैं इन्हें भी हम 10 कर देते हैं। तो ये जो क्यूब है इसे हम थोड़ा पीछे की तरफ प्लेस कर देंगे। हमारा जो ये रोबोट हेड है वो धीरे धीरे शेप ले रहा है। हम अब इसके ईयर्स बना देते हैं और ईयर्स बनाने के लिए मैं एक क्यूब लूँगा। क्यूब को थोड़ा स्केल डाउन करेंगे और फ्रंट व्यू में चल के इसे प्लेस कर लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब हम पहले की तरह ही इस क्यूब को एक बार डुप्लीकेट और करेंगे और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे आके इसे हाइड कर देते हैं। और जो ये हमारा छोटा क्यूब है इसे हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और हम इस मैश को यानी कि हमारा जो ये बड़ा क्यूब है हम इसे शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल माइनस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो छोटा क्यूब है वो इस क्यूब में से सब्ट्रैक्ट हो गया है, पर इसकी जो एजेस हैं वो अभी भी शार्प हैं और इस पर इस तरह का जो बेवल है वो नहीं लगा। हम इस पर बेवल करने के लिए दोबारा से मॉडिफायर नहीं लगाएंगे, बल्कि जो हमारा बूलियन मॉडिफायर है उसका जो स्टैकिंग ऑर्डर है वो चेंज करेंगे। उसके लिए हम जो ये अभी बूलियन मॉडिफायर लगाया है इसे हम ड्रैग करके इस बेवल के ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेवल लग गया है। हमारे जो ये बेवल के कॉर्नर्स हैं वो बहुत अजीब से लग रहे हैं। इन्हें सही करने के लिए हम इस बेवल मॉडिफायर के इस ज्योमेट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो मीटर आउटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे भी शार्प सेलेक्टेड है, हम इसे आर्क कर देंगे। आर्क करने के बाद में जो हमारी जो शेप है वो चेंज हो गई है, पर अभी भी ये थोड़ी सी वियर्ड है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन क्यूब है उसमें अभी जो मैश है वो कम है। उसके लिए हम हमारे मेन क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में जाने के लिए और इसमें 3 डिविजन्स ऐड कर देंगे और इस डायरेक्शन में भी हम 3 डिविजन्स ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ये शेप है वो सही हो गई है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा आउटलाइनर है इसमें सभी मैशेस के जो नाम हैं वो ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, क्यूब 001, क्यूब 002, जो कि वीडियो में आगे जाके हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इन्हें हम
रीनेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ा क्यूब है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे रीनेम करेंगे हेड। हमारा जो ये क्यूब है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे रीनेम कर देते हैं हम फेस। हमारा जो ये क्यूब है इसे रीनेम करके लिख देते हैं फेस बूल। इस क्यूब को हम रीनेम करके कर देते हैं ईयर बूल। हमारा जो ये लास्ट क्यूब है हम इसे अनहाइड करते हैं और इसे रीनेम कर लेते हैं हम ईयर। जो हमारी रीनेमिंग है वो हो गई है। और जो ये हमारी ईयर मैश है इसे हम फिर से एक बार हाइड कर देते हैं। अब हमें जो ये ईयर कैविटी हमने जो यहाँ पे बनाई है वो हमें हेड की इस साइड भी बनानी होगी। उसके लिए हम जो ये हमारा ईयर बूल मैश है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर मिरर मॉडिफायर लगाएंगे। तो जैसे ही हमने इस मैश पे मिरर मॉडिफायर लगाया हमारी जो हेड की मैश है वो अपने आप हाइड हो गई है। तो उसे वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मिरर मॉडिफायर के इस मिरर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अपनी हेड मैश को सिलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेड मैश है वो वापस आ गई है और जो हमारी ईयर की कैविटी थी वो भी इस साइड बन गई है। अब हम जो हमारा ईयर मैश है इसे भी अनहाइड कर लेते हैं और इसके ऊपर भी एक मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं। और इसमें भी हम जो हमारी हेड मैश है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस पे भी बेवल मॉडिफायर लगा देते हैं और जिसकी अमाउंट है इसे बढ़ा देते हैं और जो इसके सेगमेंट्स हैं इन्हें भी 10 कर देते हैं। हमारे जो ये ईयर्स हैं वो भी बन गए हैं। इन्हें हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। ओके, तो हमारे जो ईयर्स हैं वो भी बन गए हैं। अब हम इस रोबोट की जो आइज़ हैं वो भी बना लेते हैं। आइज़ बनाने के लिए मैं फिर से एक क्यूब लूँगा और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आउटलाइनर में से भी रीनेम कर लेते हैं आइज़। तो अब हम इसे अपने नीड के अकॉर्डिंगली प्लेस और स्केल कर लेते हैं। आइज़ पे भी हम मिरर मॉडिफायर लगाएंगे जैसे हमने ईयर्स पे लगाया था और इसके जो मिरर ऑब्जेक्ट है इसमें हम फेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब हमारी आई सेलेक्टेड है हम एडिट मोड में जाएंगे और जो ये 4 एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इनका जो बेवल वेट है वो भी 1 कर देंगे। और अब इस पे हम एक बेवल लगाएंगे और जो हमारा जो ये लिमिट मेथड है हम इसे एंगल से वेट पे कर देंगे और जो इसकी अमाउंट है इसे हम काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेवल है वो इवनली नहीं लग रहा है। उसका जो रीज़न है वो है कि जो हमारा जो स्केल वैल्यूज़ हैं वो अप्लाइड नहीं है। हमारी जो ये स्केल वैल्यूज़ हैं इन्हें अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो हमारे पास अप्लाई मेन्यू आ जाएगा और जो हमारा ये स्केल है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्केल वैल्यूज़ हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम जाएंगे फिर से मॉडिफायर में और जो इसकी बेवल अमाउंट है वो हम एडजस्ट करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग और जो इसके सेगमेंट्स हैं इन्हें भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। हम फिर से एक और बेवल लगाएंगे और इस बार हम जो अमाउंट है उसे थोड़ा कम करेंगे और जो इसके सेगमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमारे जो इस रोबोट की आइज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस रोबोट के जो एंटीनास होते हैं वो बना लेते हैं। तो एंटीनास क्रिएट करने के लिए मैं एक सिलेंडर लूँगा और उसकी जो ये डिविजन्स हैं इन्हें हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 32 हैं, इन्हें हम बढ़ा के 50 कर लेते हैं और इसे स्केल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और अब चलते हैं हम फ्रंट व्यू में और इसे प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद में हम इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे भी हम पहले की तरह हम हाइड कर देते हैं। तो हमारी जो ये वाली मैश है हम इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके जो हमारी हेड मैश है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और इन्हें फिर से बुलियन करने के लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। हमारा जो ये बुलियन मॉडिफायर है वो लग गया है और हम इन मॉडिफायर्स का जो स्टैकिंग ऑर्डर है फिर से चेंज करेंगे ताकि हमारी जो ये एजेस हैं वो बेवल हो सकें। पर आप देखोगे कि जो हमारी हेड मैश है उसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स लगे हैं और उन्हें सभी को देखने के लिए हमें माउस को स्क्रॉल अप या डाउन करना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये छोटे एरोस हैं इन पे हम क्लिक करेंगे और ये मॉडिफायर जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे और इन्हें दोबारा से एक्सपेंड करने के लिए हम इन्हीं एरोस पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड भी हो जाएंगे। तो हमारा जो ये लास्ट बुलियन मॉडिफायर है जो हमने अभी लगाया था उसे हम यहाँ से ड्रैग करके इस बेवल मॉडिफायर के ऊपर ले जाएंगे
और जैसे हमने ऊपर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये एजेस भी हैं वो बेवल हो गई हैं। तो हमारी जो ये मैशेस हैं हम इन्हें भी रीनेम कर लेते हैं, एंटीनास टूल और एंटीनास। हमें यहाँ पे 2 एंटीनास चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर से मिरर मॉडिफायर यूज़ करूँगा। अपनी ये मैश सेलेक्ट करता हूँ और मिरर मॉडिफायर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो ये मिरर ऑब्जेक्ट है हम यहाँ से अपनी जो हेड मैश है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंटीनास के लिए 2 अलग अलग कैविटीज़ आ गई हैं। अब हम जो हमारी एंटीनास वाली मैश है इसे अनहाइड कर लेते हैं और इसमें थोड़ी डिटेल ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम इस मैश को सिलेक्ट करेंगे। अब हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे और 3 प्रेस करके हम इसके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमारा जो ये ऊपर वाला फेस है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू में, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, अब हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो सकें। अब शिफ्ट डी प्रेस करके हम इसे जी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले आते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं। इसे फिर से प्लेस कर लेते हैं। ओके, हम फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे, जी डायरेक्शन में से ऊपर कर लेते हैं और स्केल कर लेते हैं। ओके, हम इसे फिर से एक बार और डुप्लीकेट करेंगे और जी डायरेक्शन में ले जाएंगे और फिर से एक बार और डुप्लीकेट करके इसे प्लेस करके स्केल कर लेते हैं। जो हमारा जो एंटीना है उसकी जो बेसिक मैश है वो बन गई है और इसे भी हम बेवल मॉडिफायर लगा लेते हैं। हमारी जो अमाउंट है हम इतनी ही रहने देंगे और जो सेगमेंट है उसे 5 कर देते हैं। हमारा जो ये एंटीना है हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो उसके लिए हम मिरर मॉडिफायर लगाएंगे। पर इस बार जो मॉडिफायर है वो हम यहाँ से नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ से डुप्लीकेट करके लाएंगे ताकि जो इसकी सेटिंग्स हैं वो हमें रिपीट ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमें वो मैश सेलेक्ट करनी है जिसमें हमने मॉडिफायर लगाना है। शिफ्ट होल्ड करके हम वो मैश सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें वो डुप्लीकेट करना है। अब हम इस मिरर मॉडिफायर के इस छोटे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू सिलेक्टेड। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर मॉडिफायर है वहाँ से कॉपी हो गया है यहाँ पे, और उसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी साथ में कॉपी हो गई हैं। तो इसके साथ हमारा जो ये रोबोट का हेड है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी जितनी भी मैशेज़ हैं उसे हम इस मेन हेड की मैश के साथ पेरेंट कर देते हैं, ताकि जब भी हम इस हेड को मूव करें हमारी जो बाकी की मैशेज़ हैं वो भी इसके साथ ही मूव हों। तो उसके लिए हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे और हमारी जो ये हेड की जो मैश है हम इसे एक्टिव ऑब्जेक्ट रखेंगे और कीबोर्ड पे फिर से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। हमारे पास ये पेरेंट का मेन्यू आ जाएगा और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब जब भी हम हेड को मूव करेंगे हमारी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भी इस हेड के साथ मूव होगी। अब हम बनाते हैं इस कैरेक्टर की बॉडी, और बॉडी बनाने के लिए मैं फिर से एक क्यूब लूँगा और इसे फ्रंट व्यू में ले जाके इसे थोड़ा स्केल और प्लेस कर लेते हैं। इसे हम एडिट मोड में ले जाके इसमें 2 डिविजन्स ऐड कर देते हैं और फिर जो ये 2 फेस हैं नीचे इन्हें हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे नीचे की तरफ। 3 प्रेस करके साइड व्यू में चलते हैं। एक्सरे मोड में जाके हम ये जो ऊपर के जो फेसेस हैं इन्हें हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं और जो ये ऊपर के सारे जो वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और स्केल कर देंगे। और जो ये जो साइड के जो वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे ताकि एक शोल्डर जैसी शेप आ जाए। इसी तरह से हम साइड व्यू में चलेंगे और ये सबसे नीचे के जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और वाई डायरेक्शन में इन्हें भी स्केल कर देंगे। ओके, अब हम एक्सरे व्यू से एग्जिट करते हैं। कीबोर्ड पे वापस से ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। इस क्यूब को हम रीनेम कर लेते हैं बॉडी, और इस पे हम मॉडिफायर लगाएंगे सब डिवीजन सरफेस, और इसकी जो डिविजन्स हैं उन्हें हम इंक्रीज़ कर देते हैं और इसे राइट क्लिक करके हम शेड स्मूथ कर देते हैं। हमारे जो इस कैरेक्टर की बॉडी है इसे हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा और स्केल करेंगे। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाके हमारे जो ये वर्टिसेस हैं हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ये जो 4 वर्टिसेस हैं इन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे वाई डायरेक्शन में थोड़ा स्केल आउट कर देंगे और इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं।
हमारे इस कैरेक्टर की जो बॉडी है उसकी शेप को हमने एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसमें और डिटेल डाल लेते हैं, और डिटेल में हम सबसे पहले इसके बनाएंगे आर्म्स। उसी तरह से हम यहाँ पे हाथों की कैविटी बनाएंगे और उसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम उसके हाथों की शेप देंगे। तो चलिए अब हम इसके हाथ बना लेते हैं। हाथ बनाने के लिए मैं एक क्यूब लूँगा और उसे थोड़ा छोटा कर दूँगा। छोटा करके उस पर हम कीबोर्ड पे Ctrl+2 प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो सब डिवीजन मॉडिफायर है वो लग जाए, और फिर फ्रंट व्यू में जाके हम इसे प्लेस कर लेते हैं। हमारा जो ये क्यूब है हम इसे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लेते हैं और इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। और जो हमारी जो डुप्लीकेट मैश है हम उसे पहले की तरह हाइड कर लेते हैं, और हमारी जो ये पहले वाली मैश है इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके जो बॉडी की मैश है उसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे Ctrl-। हमारा जो बूलियन मॉडिफायर है वो अप्लाई हो गया है, पर आप देखोगे कि जो ये हमारे यहाँ पे शेप है यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बन गए। ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये इसलिए बने हैं क्योंकि हमने इस मैश को शेड स्मूथ कर रखा है। इसे हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉडी मैश की जो ये ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी है हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे जो ये नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ है इसे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हमने ऑटो स्मूथ पे क्लिक किया हमारे जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बन रहे थे वो सही हो गए। पर हमें यहाँ पे हमारी जो कैविटी है इसमें ये एजेस विजिबल हो रहे हैं, उसके लिए हमारी जो ये बूलियन मैश है हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और जो इसके सब डिवीजन लेवल्स हैं इन्हें हम इंक्रीज़ कर देंगे। अब हम इस मैश में एक मिरर मॉडिफायर लगाएंगे ताकि इस तरफ भी हमारी जो हाथ की कैविटी है वो बन जाए। उसके लिए हम ऐड मॉडिफायर जाएंगे और मिरर। अब मिरर मॉडिफायर में यहाँ पे जो मिरर ऑब्जेक्ट वाली जो ऑप्शन है हम इसकी जो आई ड्रॉपर टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अब हम चलेंगे आउटलाइनर में और जो हमारी बॉडी की मैश है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो ये हाथ की कैविटी है वो इस तरफ भी मिरर हो गई है। अब हम जो हमारी ये हाइड की हुई मैश है हम इसे अनहाइड कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब छोटा करने के बाद में हम इस पर टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में ले जाने के लिए, और 3 प्रेस करके हम इसका जो ये फेस है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्रंट व्यू में चलते हैं, इसे एक्सट्रूड करते हैं इस तरह से और इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब हम इसका जो ये नीचे वाला फेस है इसे भी एक्सट्रूड कर लेते हैं इसी तरह से और इसे स्केल कर देते हैं वाई डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू में, 1 प्रेस करेंगे। हमारी जो ये शेप है यहाँ पे हम एक एज लूप डाल देते हैं, उसके लिए हम कीबोर्ड पे Ctrl+R प्रेस करेंगे और इसे स्लाइड करके हम थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ये एज है ये थोड़ी शार्प हो गई है। इसका जो ये हाथ है हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम इसे एडिट मोड में लेके जाएंगे और एक्सरे मोड में जाके इसके जो वर्टिसेस हैं हम उन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारा ये हाथ है वो भी बन गया। हम इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं, ठीक है, और इस पे भी हम मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं। हमारा जो ये रॉबोट है उसके हाथ भी बन गए हैं। अब इसकी जो ये हाथ की जो मैशेस हैं हम इन्हें भी रीनेम कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम और डिटेल ऐड करेंगे और इसकी जो चेस्ट है उस पर हम कुछ बटन्स बनाएंगे, और बटन्स बनाने के लिए मैं फिर से एक क्यूब लूँगा और उसे स्केल डाउन कर दूँगा और कीबोर्ड पे हम Ctrl+2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सब डिवीजन मॉडिफायर लग गया है। फ्रंट व्यू में चलते हैं और इसे भी हम प्लेस कर लेते हैं। इस मैश पे हम एरे मॉडिफायर यूज़ करेंगे और जो ये काउंट है यहाँ पे हम 3 कर देंगे। इसका जो ये रिलेटिव ऑफसेट है इसे हम ऑफ कर देंगे और जो ये कांस्टेंट ऑफसेट है इसे ऑन करेंगे, और जो इसकी एक्स की वैल्यू है हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करी जो ये मैश है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। ये जो बटन्स की जो हमने शेप बनाई है हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम इसको Z डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करेंगे। हमेशा की तरह इस मैश को भी एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और जो इसकी जो नई मैश है हम उसे हाइड कर देंगे, और जो ये पुरानी मैश है इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके हमारी जो ये बॉडी की जो मैश है इसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे Ctrl- प्रेस करेंगे। हमारी जो ये बटन्स की जो कैविटी है वो भी बन गई है। अब हम
जो हमारी हाइड की मैश है इसे अनहाइड कर लेते हैं और इन दोनों मैश को भी रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे बटन्स बूल, और जो ये मैश है इसे हम कर देते हैं बटन्स। ओके, हमारी जो ये बटन्स वाली जो मैश है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में जाके इसे थोड़ा स्केल डाउन कर देंगे। तो हमारे जो ये बटन्स है ये भी बन गए हैं। इसका जो ये सिर है ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, तो इसे भी हम एक बार प्लेस कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। हमारे जो ये बटन्स हैं ये बन गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये मैशेज़ हैं इन्हें हम मेन बॉडी की जो मैश है उसके साथ पेरेंट कर देते हैं। उसके लिए हम ये जो सारी मैशेज़ हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और बॉडी मैश को हम एक्टिव ऑब्जेक्ट रखेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल P प्रेस करेंगे। हमारे पास ये पेरेंट मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम जब भी इस बॉडी मैश को हम मूव करेंगे तो जो बाकी की मैश है वो इसके साथ मूव होगी। अगर अभी हम इस हेड मैश को अगर मूव करेंगे तो जो हमारी हेड मैश है वो यहाँ से मूव हो रही है, जो कि इसका ओरिजिन पॉइंट है। हम चाहते हैं कि जो इस हेड की मूवमेंट है वो अपने ओरिजिन पॉइंट से नहीं बल्कि यहाँ से हो। उसके लिए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम वहाँ प्लेस कर लेंगे जहाँ से हमें अपने हेड को रोटेट करना है। अब हम हमारी जो ये हेड की मैश है इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके हमारा जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल P प्रेस करेंगे और सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम जब भी इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो हमारा जो हेड है वो इस पॉइंट से मूव होगा। तो हमारी जो हेड की मूवमेंट है वो भी सही हो गई है। आप देख रहे होंगे कि जो ये मैश है इस पर ये लाइंस दिख रही हैं, तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम अपनी सारी मैशेस को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लाइंस हैं वो रिमूव हो गई हैं और हमारी जो मैश है वो स्मूथ लग रही है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जितने भी मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं उन्हें हम अप्लाई कर देंगे ताकि वो इस मैश में परमानेंट हो जाएं और हम उन्हें बाद में चेंज ना कर सकें। अगर आप इन्हें अप्लाई करना नहीं चाहते तो आप इन्हें ऐसे ही रहने दे सकते हैं, पर फिलहाल इस क्लास में हम इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मैश को सिलेक्ट करेंगे और उसके जो मॉडिफायर पैनल है उसमें जाएंगे। मॉडिफायर्स को भी अप्लाई करने का एक ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर है टॉप टू बॉटम, यानी कि हम सबसे पहले इस पहले मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को और ऐसे ही बाकी सबको। और मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए हम उसके राइट साइड पे जो छोटा एरो है इस पर क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई को सिलेक्ट करेंगे और आप नीचे देख सकते हैं हमारा जो मॉडिफायर है वो अप्लाई हो गया है। मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो है कंट्रोल A। उसके लिए हमें जो मॉडिफायर हमने अप्लाई करना है उस पर हम माउस का जो कर्सर है उसको लेके जाएंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल A प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ये मॉडिफायर था वो भी अप्लाई हो गया है। और ऐसे ही हम बाकी के जो मॉडिफायर्स हैं उन्हें भी एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर इस वर्कफ्लो को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम एक छोटा सा एड ऑन एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के साथ आता है। और उसके लिए हम एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और ये जो एड ऑन टैब है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे मॉडिफायर्स। तो जो ये मॉडिफायर टूल्स है इसके इस चेकबॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स आ गए हैं। हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो जो हमारा पहला बटन है वो है अप्लाई ऑल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो सारे मॉडिफायर्स हैं वो एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। और ये है डिलीट ऑल, इससे जो हमारे जितने मॉडिफायर्स हैं वो एक साथ डिलीट हो जाएंगे। और हमारा जो ये थर्ड बटन है ये है व्यू पोर्ट विजिबिलिटी का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मॉडिफायर्स की जो व्यू पोर्ट की विजिबिलिटी है उसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हमारा जो ये फोर्थ बटन है हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे मॉडिफायर्स एक्सपैंड हो जाएंगे और दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी मॉडिफायर कोलैप्स हो जाएंगे। अब हम ये जो अप्लाई ऑल का बटन है हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे जो सारे मॉडिफायर्स हैं वो अप्लाई हो गए हैं। और ऐसे ही हमारी जो बाकी की मैशेज़ हैं उन पे भी ये सब मॉडिफायर्स अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे जो ये सारे मॉडिफायर्स हैं वो हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब हम हमारी जो ये वाली मैशेज़ हैं जिनकी हेल्प से हमने बूलियन किया था उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि उनका अब कोई यूज़ नहीं है। तो हमारा जो ये करैक्टर है वो कंप्लीट हो गया है और हमारे जो सारे मॉडिफायर्स हैं वो भी अप्लाई हो गए हैं। पर इस सीन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक छोटा सा करैक्टर और बनाएंगे
और वो है छोटी सी बटरफ्लाई। उसके लिए हम टॉप व्यू में चलते हैं और जो हमारा 3D कर्सर है उसे हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। और बटरफ्लाई की जो बॉडी है वो बनाने के लिए हम एक क्यूब लेंगे और एडिट मोड में जाके उसे अकॉर्डिंगली स्केल कर लेंगे। अब हम इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगाएंगे और उसकी वैल्यू जो है वो 3 पे सेट कर देंगे। इसे राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे शेड स्मूथ। ये हमने बटरफ्लाई की बॉडी बना ली है। अब इसका जो हेड है वो बना लेते हैं। उसके लिए हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और अकॉर्डिंगली स्केल कर लेंगे। अब हमारी जो बटरफ्लाई है उसका हेड भी क्रिएट हो गया। अब इसके बनाते हैं हम एंटीनास। उसके लिए मैं इसी मैश को एक बार डुप्लीकेट करूंगा और अकॉर्डिंगली स्केल करके इसे प्लेस कर लूँगा। और इसकी जो स्केल और रोटेशन है उसे हम अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल A प्रेस करेंगे, अप्लाई मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रोटेशन एंड स्केल। तो उसकी जो रोटेशन और स्केल है वो अप्लाई हो गई है। अब हम चलेंगे एडिट मोड में और जो इसका जो ये आगे वाला फेस है हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से टॉप व्यू में जाएंगे। अब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे और जहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे ये जो मैश है वो एक्सट्रूड हो जाएगी। ओके, तो हमारा जो ये एंटीना है वो भी बन गया है पर ये थोड़ा मोटा बन गया है। इसे हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। उसके लिए हम टैब मोड में जाएंगे, कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे और फिर Alt S प्रेस करेंगे और जैसे हम माउस को अप या डाउन ड्रैग करेंगे तो इसे हम अकॉर्डिंगली पतला या मोटा कर सकते हैं। जो एंटीना की थिकनेस है वो भी हमारी फाइनल हो गई है। अब हम बनाते हैं इस बटरफ्लाई का विंग। विंग बनाने के लिए मैं एक प्लेन लूँगा और उसे अकॉर्डिंगली स्केल कर लेते हैं और उसे प्लेस कर लेंगे। अब हम चलते हैं एडिट मोड में और हमारा जो एक्सरे मोड है उसे एक्टिव कर लेते हैं और जो इसके वर्टिसेस हैं उन्हें हम अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेते हैं। और थोड़ी डिटेल डालने के लिए हम यहाँ पे एक एज लूप डालेंगे इस तरह से और इसके जो ये नए वाले वर्टिसेस हैं इन्हें भी अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे इस विंग में यहाँ पे एक पार्टीशन चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और एज लूप डालूंगा। इसे स्लाइड करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हमारा जो ये एज है इसके दोनों साइड एक एक एज और लगाएंगे। उसके लिए हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे और उसे स्लाइड करके नीचे कर लेंगे और यहाँ पे भी कंट्रोल R प्रेस करके इसे स्लाइड करके ऊपर कर लेंगे। इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो ये वाला वर्टिस है इसे सेलेक्ट करके इसे स्लाइड करके अंदर की तरफ ले चलेंगे। हमारा जो ये विंग है अब इस पर एक मॉडिफायर्स लगा लेते हैं। मॉडिफायर्स लगाने के लिए हम मॉडिफायर पैनल में जाएंगे, ऐड मॉडिफायर और जो पहला मॉडिफायर लगाएंगे सब डिवीजन। हमारी जो सब डिवीजन की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इंक्रीज़ करके 3 कर लेते हैं और रेंडर में भी 3 कर देते हैं। और अब हम दूसरा मॉडिफायर लगाएंगे, वो लगाएंगे सॉलिडिफाई। हमारा जो ये मॉडिफायर है सॉलिडिफाई, ये प्लेन सरफेसेस को थिकनेस देने के लिए काम आता है। इसकी जो ये थिकनेस की वैल्यू है इसे हम इसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं और जो ये ऑफसेट की वैल्यू है इसे हम इसकी थिकनेस की जो ऑफसेट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट थिकनेस है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। इस विंग को दूसरी तरफ मिरर करने के लिए हम इस पर यूज़ करेंगे मिरर मॉडिफायर और जो ये मिरर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस बटरफ्लाई की बॉडी को और अब आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के अकॉर्डिंगली दूसरी तरफ मिरर हो गया। इसी तरह से हमारा जो एंटीना है उस पर भी ये हम सेम मॉडिफायर को डुप्लीकेट करेंगे। उसके लिए हम पहले एंटीना को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके हमारा जो विंग है इसे सेलेक्ट करेंगे और जो मिरर के जो ये ऑप्शन है इस पर जाएंगे और यहाँ पे कॉपी टू सिलेक्टेड। ओके, तो हमारे जो ये एंटीनाज हैं ये भी उस तरफ डुप्लीकेट हो गए और हमारी जो ये बटरफ्लाई है इसके जो विंग की डायरेक्शन है उसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और A प्रेस करेंगे ताकि हम सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकें और वाइट डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब हम ड्रैग करके ये जितनी भी मैश है इन्हें सेलेक्ट करेंगे और जो हमारी ये बटरफ्लाई की बॉडी है इसे शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाए और कीबोर्ड पे कंट्रोल P प्रेस करेंगे और इन्हें पेरेंट कर देंगे ताकि हम
जब इस बॉडी को मूव करें तो हमारी जो पूरी बटरफ्लाई है वो एक साथ मूव हो। ओके, तो हमारी जो ये बटरफ्लाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस बटरफ्लाई को यहाँ पे ऊपर प्लेस कर लेते हैं। हमारी जो बटरफ्लाई है ये भी प्लेस हो गई है। अब हम ये जो रोबोट है इसका जो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट था इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे इस तरह से रोटेट करेंगे जैसे कि इस बटरफ्लाई को देख रहा हो। अब हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और ऐड करेंगे एक प्लेन, और इसका जो ये साइज़ है इसे हम 50 कर देते हैं ताकि जो हमारा ग्राउंड प्लेन है वो थोड़ा बड़ा रहे। अब हम चलते हैं हमारे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे हम साइकिल सेलेक्ट कर लेंगे और जो डिवाइस है यहाँ पे हम CPU से GPU पे कर लेंगे। जो ये मैक्स सैम्पल्स हैं, हमारे जो ये व्यू पोर्ट के जो मैक्स सैम्पल्स हैं इन्हें हम कम करेंगे। यहाँ पे हम 32 कर देते हैं और जो रेंडर के जो मैक्स सैम्पल्स हैं इन्हें हम 64 कर देते हैं। और रेंडर में जो ये डी नॉइस है इसे हम एक्टिव रखेंगे। अब हम चलते हैं हमारी आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में। हम यहाँ पे x और y में जो वैल्यू है वो सेम कर देंगे। ओके, अब हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और एक कैमरा क्रिएट करेंगे। कैमरा क्रिएट करने के बाद में हम नम पैड पे 0 प्रेस करेंगे ताकि हम कैमरा व्यू में आ जाएं, और फिर कीबोर्ड पे N प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो साइड पैनल है वो ओपन हो जाए, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लॉक टू कैमरा व्यू। लॉक टू कैमरा व्यू करने के बाद में हमारा जो कैमरा है उसे हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे जैसा हमें चाहिए। तो जो ये हमारा जो कैमरा है वो मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब मैं जो ये लॉक टू कैमरा व्यू है इसे हम डी सेलेक्ट कर देते हैं और फिर से N प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा साइड पैनल है वो हाइड हो जाए। हमारा जो ये व्यू पोर्ट व्यू है इसे हम रेंडर प्रीव्यू में सेलेक्ट करेंगे और फिर हम आएंगे यहाँ पे हमारी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, और जहाँ पे हम ये कलर्स देख रहे हैं इसकी येलो डॉट पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर। हम यहाँ पे इस ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमारी HDRI को। ये HDRI मैंने पोली हेवन से डाउनलोड की है और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम अपने इस ग्राउंड प्लेन को कलर देते हैं। उसके लिए हम ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और चलेंगे यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर लेते हैं ग्राउंड, और इसका जो ये बेस कलर है इसे हम थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दे देते हैं। अब हम इसकी जो हेड मैश है इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और इस न्यू पे फिर से क्लिक करेंगे और इसे भी रीनेम कर लेते हैं हेड, और इसका जो बेस कलर है उसे हम वाइट ही रहने देंगे, पर इसकी जो रफनेस है उसे हम थोड़ा कम कर देंगे ताकि जो ये वाइट कलर है ये थोड़ा शाइन करे। और जो हमारा कलर करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ। हमारे जो कलर्स थे वो अप्लाई हो गए हैं। अब हम इसे कर लेते हैं रेंडर। अब रेंडर की जो सेटिंग्स थी वो हमने पहले ही सेट कर ली हैं। अब हम जाएंगे रेंडर मेन्यू में और जो ये पहला ऑप्शन है रेंडर इमेज, और इसका शॉर्टकट है F12। हम F12 प्रेस करेंगे और हमारी जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, हमारी जो इमेज की रेंडरिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सेव कर सकते हैं और उसके लिए हम जाएंगे इमेज और सेव। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।